हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो कक्षा 10 हिंदी विषय की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम अध्याय 11 बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है राम वृक्ष बैनीपुरी, के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपकी हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषय की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की क्लासेस चल रही है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, यानी कि अबसद वाले प्रश्न जो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण है। देखें, पहला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत जो रचना है यह किस तरह की विधा है। बाल गोविंद भगत जो कि ये रचना है यह किस तरह की विधा है। कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है या किसी व्यक्ति की जीवनी है। तो ये क्या है? ये एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत माथे पर तिलक लगाते थे। जो बाल गोविंद भगत है वो माथे पर तिलक किस चीज का लगाते थे वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा कि जो बाल गोविंद भगत है वो माथे पर रामानंदी चंदन का तिलक लगाया करते थे। किसका? रामानंदी चंदन का तिलक लगाया करते थे। तीसरा प्रश्न है, भगत गांव से कितनी दूर जाकर नदी स्नान करके आते थे। जो भगत हैं वो गांव से कितनी दूरी पर जाकर नदी से स्नान करके वापस आते थे। तो वो गांव से कितना दूर था? लगभग 2 मील। कितना दूर था? लगभग 2 मील दूर था। चौथा प्रश्न है, भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। भगत के अनुसार कैसे लोग ज्यादा निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं। तो कौन होते हैं? जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं वो लोग निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। पांचवा है, तागा टूटने का अर्थ होता है। तागा टूटने का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब है तागा टूटने का अर्थ होता है तागा कच्चा होना। ठीक है, तागा टूटने का अर्थ का मतलब क्या है? तागा टूटने के अर्थ का मतलब है तागा का कच्चा होना। ठीक है, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण अबसद वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो इस चैप्टर से पूछा जाएगा। देखो, पहला प्रश्न है, प्रभाती में भगत किस धुन में रहते थे। तो प्रभाती यानी सुबह के समय जो भगत हैं वो अपने ईश्वरीय प्रेम में लीन होकर गाते रहते थे। सुबह के समय जो भगत हैं वो अपने ईश्वर की भक्ति में लीन होकर क्या करते थे? गाते रहते थे। दूसरा प्रश्न है, भगत जी साधु की सारी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे, कैसे बताइए। जो भगत जी है उन पर एक साधु की जितनी भी विशेषता होती है वो सारी विशेषताएं या साधु की जो भी परिभाषाएं होती है वो सारी परिभाषाएं भगत जी पर सटीक बैठती थी। कैसे? तो एक सच्चे साधु के सभी लक्षण भगत में क्या थे? विद्यमान थे। एक सच्चे साधु के जितने भी लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण भगत के अंदर मौजूद थे। इसीलिए साधु की सारी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले वो क्या थे? व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद ने पतोहू को उसके भाई के साथ क्यों भेजा। बाल गोविंद ने उसके पतोहू को यानी कि उसकी जो बेटे की पत्नी थी उसको उसके भाई के साथ क्यों भेजा। तो देखें, उस पतोहू का शेष जीवन आक्षेपों व अपमानों से बचे, इसीलिए उसके भाई के साथ यह कहकर भेज दिया कि इसका दूसरा विवाह कर दे। यानी जो बाल गोविंद भगत थे जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई तो उनके जो पतोही थी जो कि अभी काफी जवान अवस्था में थी, तो भगत जी ये सोच रहे थे कि उसका जो बाकी का जीवन है वो आक्षेपों और अपमानों से क्या हो? मुक्त हो। लोग उसे तरह तरह के ताने देकर अपमानित न करे। इसीलिए बाल गोविंद भगत ने अपनी बहू को उसके भाई के साथ यह कहकर भेज दिया कि उसका जो भाई है वो उनकी पतोही का कई दूसरी जगह विवाह कर दे ताकि जो आगे का जीवन है वो शांतिपूर्वक तरीके से जी सके। ठीक, आगे बात करें। प्रश्न संख्या 4, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखो। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की क्या बतानी है? विशेषताएं। तो कबीर के पदों को गाना, ऋतु के अनुसार गाना और भक्त हृदय की भावुक पुकार से गाना, ये उनके गायन की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। एक तो कबीर के पदों को गाना, ऋतु के अनुसार अलग अलग गीतों को गाना और भक्त हृदय की भावुक पुकार से अपने ईश्वर को याद करना, ये उनके गानों की प्रमुख विशेषताएं थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भगत वेशभूषा से किस पंथ के लगते थे। जो भगत की वेशभूषा है उस वेशभूषा से वो किस पंथ के लगते थे। तो सत्यभाषी,
खरे व्यवहार वाले वो कबीरपंथी लगते थे। कैसे लगते थे? सत्यभाषी और खरे व्यवहार वाले कबीर पंथ के वो व्यक्ति लगते थे। छठा प्रश्न है, भगत ने पुत्र की मृत्यु पर शोक प्रदर्शन क्यों नहीं किया? भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक प्रदर्शित क्यों नहीं किया? तो भगत का मानना था कि जीव की आत्मा अपने प्रियतम या प्रियतम परमात्मा से क्या हो गई है? मिल गई है। तो शोक मनाने की बजाय उत्सव मनाने का भाव उन्होंने दिखाया। भगत का क्या मानना था कि एक जीव की आत्मा उसके प्रियतम या प्रियनम भगवान से मिल गई है, ये क्या है? ये हमारे लिए खुशी की बात है, न कि शोक मनाने की। इस वजह से उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय उत्सव मनाने का भाव दिखाया। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 7, भगत किसको साहब मानकर संबोधित करते थे? भगत किसको साहब मानकर संबोधित करते थे? तो जो भगत हैं वो कबीर जी को अपना साहब मानकर क्या करते थे? अपना साहब मानकर कबीर जी को क्या करते थे? संबोधित करते थे। यानी भगत के लिए साहब कौन था? कबीर जी थे। आगे बात करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन से प्रश्न? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भगत का व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा कैसी थी, वो आपको बताना है। तो गोरा रंग, आयु 60 से ऊपर और पके हुए बाल थे। किसके? भगत के। वो सफेद दाढ़ी रखते थे, कम कपड़े पहनते थे, कमर में लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी टोपी, और सर्दी के अंदर काली कंबल ओढ़ते थे, मस्तक पर रामानंदी तिलक लगाते थे, और गले के अंदर तुलसी की क्या पहनते थे? कंठी पहने एकदम साधु की तरह लगते थे। यानी उनका रंग कैसा था? रंग गोरा था, उनकी आयु लगभग 60 से ऊपर थी, उनके पके हुए यानी कि सफेद बाल थे, वो सफेद दाढ़ी रखते थे, कम कपड़े पहनते थे और कमर में लंगोटी धारण करते थे और सिर पर कबीरपंथी टोपी, और सर्दियों के समय वो काली कंबल ओढ़ते थे, मस्तक पर रामानंदी तिलक लगाते थे और गले के अंदर तुलसी की कंठी की बनी हुई माला पहनते थे। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर प्रकाश डालिए, यानी लेखक का जीवन परिचय। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर नामक गांव में सन 1899 में हुआ। जीवन के प्रारंभिक वर्ष कठिनाइयों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में क्या हो गए? सक्रिय रूप से जुड़ गए, और उनकी मृत्यु सन 1968 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी से संबंधित कुछ सामान्य जीवन परिचय हैं। उन्होंने अपने दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का क्या किया? संपादन किया। अब बात करें उनके कर्तव्य की, तो उन्होंने कई दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं का क्या किया? संपादन किया। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इस नाम से बेनीपुरी रचनावली के 8 भागों के अंदर वो विभाजित है, जिनमें प्रमुख है पतितों के देश में, सीता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। अब देखो गद्यांश क्या है। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, एक बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दुहराती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के सजाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन संगीत और नृत्य से क्या है? ओत प्रोत है। तो ये आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है। अब देखो प्रश्न, उमस भरी शाम को शीतल करने से क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब है कि संध्या के समय ईश्वरीय धुन में मिठास से गायक संध्या समय ईश्वरीय धुन में मिठास से गाकर वातावरण क्या हो गया? अच्छा बनना शुरू हो गया। तो उमस भरी शाम का शीतल होने से मतलब है कि संध्या के समय बाल गोविंद भगत के घर के आंगन में जब सभी लोग मिलकर ईश्वर का भजन किया करते थे, तो उससे जो आसपास का वातावरण है वो ईश्वर की ध्वनि से क्या होता था? गूंज उठता था। तो इसी को यहाँ पर शीतल करने से जोड़ा गया है। दूसरा, मन तन पर हावी होने का क्या आशय है? मन तन पर हावी होने का क्या मतलब है? तो मन की तमाम मानसिकताएं मन को क्या कर देती है? गिरा देती है, जिससे
तन से बुरे करते होते हैं, पर जब मन संगीत में डुबकी लगाता है तो मन तन की विकृतियां क्या कर देता है, भुला देता है, और मन के अंदर वो ईश्वरीय धुनी क्या हो जाती है, स्वार हो जाती है। यानी लोग के मन में दूसरी जो जितनी भी इच्छाएं होती है वो समाप्त हो जाती है, और उनका जो पूरा मन और जो तन है वो ईश्वरीय भक्ति के अंदर लीन हो जाता है। अगला, श्रोताओं के मन ऊपर चढ़ने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि संगीत की धुन से आध्यात्मिक भाव का जगना, संगीत की धुन से उनके मन में आध्यात्मिक भाव का जगना, इसका मतलब है श्रोताओं के मन ऊपर उठने से, जीवन की जो आपकी जिज्ञासा है, जीवन की जो लोभ लालचा है, उनसे उनका मन उठकर भगवान की भक्ति के अंदर लीन हो जाता है। तब सबके मन नृत्यशील हो उठे। तो जब बाल गोविंद भगत गाते गाते बीच में ही खंजरी लिए नाच रहे हैं तो सबके मन क्या उठे, नृत्यशील हो उठे। जब बाल गोविंद भगत उन संगीत के बीच में गाते गाते बीच में से ही उठकर खंजरी लिए क्या होते हैं, नाचने लगते हैं, तो सबके मन क्या हो जाते हैं, नृत्यशील हो उठते हैं। आगे बात करें, अगला प्रश्न भी यही है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से आग दिलाई उसकी, किंतु जयो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए ही इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही उस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो ये आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। अब देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया हुआ है कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को आग किससे दिलवाई, किससे दिलवाई थी, अपनी पुत्र वधू से, ठीक है, यानी अपनी बेटे की जो पत्नी थी उस पत्नी से बेटे की चिता को आग दिलवाई थी। दूसरा, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू की कौन सी चारित्रिक विशेषताएं प्रकट होती हैं, तो उसकी पुत्र वधू सुंदर थी, सुशील थी, और कैसी थी, सेवा भावी थी। अगला, भगत ने समाज की प्रचलित कौन सी महत्वपूर्ण मान्यताओं को चुनौती दी है, तो भगत ने पतोहू के हाथों पुत्र को एक तो अग्नि दिलवाई, और पतोहू के भाई को कहा कि विधवा विवाह के लिए उसे क्या कर दिया, मंजूर कर दिया, या उसकी पुत्र वधू को, उसके भाई को विधवा विवाह के लिए क्या कर दिया, सुपुर्द कर दिया। तो यानी कि यहाँ पर भगत ने एक तो समाज के अंदर जो प्रथा है कि कभी भी महिला से चिता को आग नहीं लगवाई जाती, एक तो इस प्रथा को उन्होंने तोड़ा, दूसरा विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, तो दूसरा भगत ने विधवा विवाह पर क्या दिया है, जोर दिया है। अगला, बाल गोविंद भगत का कैसा व्यक्तित्व उभर कर आता है, तो बाल गोविंद भगत का दृढ़ व्यक्तित्व, कैसा व्यक्तित्व, दृढ़ व्यक्तित्व उभर कर आता है, जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले नहीं थे और आधुनिक सोच वाले क्या थे, व्यक्ति थे, ठीक है, यानी वो रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं थे बल्कि नवीन विचारों को अपनाने वाले व्यक्ति थे। तो इस तरह हमने आपके चैप्टर 11 के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर दी है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।